सभी को सदर अभिवादन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकाई 14 है, इसका महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली। इसमें प्रश्न पहला है, भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दिया? तो इसका उत्तर है, भीमराव अंबेडकर ने, आप पिछले पाठ में वीडियो में पढ़ चुके हैं, इन्होंने हिंदू कोड बिल तैयार किया था। हिंदू कोड बिल क्या है, इसको हम अगले प्रश्न के उत्तर में पढ़ेंगे। भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल तैयार किया था और इसको सदन में पेश किया था। तो हिंदू कोड बिल को रूढ़िवादी जो हिंदू थे, रूढ़िवादी हिंदू मतलब जो परंपरावादी थे, पुरानी परंपरा को अभी भी निभाना चाहते थे, ये कहलाते हैं रूढ़िवादी हिंदू। तो रूढ़िवादी जो हिंदू विचारक थे, ये हम कह सकते हैं रूढ़िवादी विचारक, जो हिंदू धर्म के रूढ़िवादी विचारक थे, नेता थे, इन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध किया। तो इससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्षुब्ध हो गए, नाराज हो गए और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तो ये इसका कारण था। प्रश्न दूसरा है, प्रश्न दूसरा ये है कि हिंदू कोड बिल स्त्री पुरुष समानता के कौन कौन से अवसर देता है? हिंदू कोड बिल जो बनाया गया, तो ये हिंदू कोड बिल स्त्री व पुरुष समानता के कौन कौन से अवसर देता है? इन्हें महिला और पुरुष को हिंदू कोड बिल में कौन कौन से समान अवसर दिया गया, अवसर देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, हिंदू कोड बिल चूंकि हिंदू महिलाओं के लिए लाया गया बिल था, उस समय समाज में हिंदुओं की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी, उसको पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं था। तो इस कोड बिल से पुरुष और महिलाओं के बीच में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं अधिकारों को लेकर के। इसमें पहली समानता है कि अगर कोई परिवार का मुखिया है और बिना वसीयत के उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पहले हिसाब से क्या था, हिंदुओं में नियम था कि उसका उत्तराधिकारी केवल उसका पुत्र ही होता। तो हिंदू कोड बिल में इसी को बदल दिया गया। यदि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति पर अधिकार पुत्र और पुत्री दोनों को बराबर मिलेगा। पहले ये केवल किसको प्राप्त था, केवल पुत्र को प्राप्त था, अपने आप वो उत्तराधिकारी माना जाता था। लेकिन हिंदू कोड बिल से पुत्र और पुत्री दोनों को समान अधिकार दिया गया, समान समझा गया, ये वसीयत न लिखी होने की स्थिति में। दूसरा पॉइंट है, इसमें पति या पत्नी के जीवित रहते कोई दूसरा विवाह करना अवैध ठहराया गया। यानी किसी का पति जिंदा है, किसी की पत्नी जिंदा है, यदि उसका तलाक नहीं हुआ, कोई दूसरा विवाह कर लेता है तो अवैध ठहराया गया। पहले इसमें केवल पत्नी यदि दूसरी शादी करता था तो ही ये मान्य नहीं था। पुरुष लोग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार शादी कर सकते हैं। तो पति और पत्नी को समान अधिकार दिया गया। तीसरा है, पति और पत्नी दोनों को तलाक लेने का समान अधिकार दिया गया, तलाक लेने का अधिकार समान दिया गया। अभी तक ये अधिकार केवल पुरुषों का था, अब स्त्री भी अपने पति से चाहे तो तलाक ले सकती थी। तो हिंदू कोड बिल में ये तीन मुख्य जो है बातें थी, जो स्त्री और पुरुष को समान रूप से अवसर देती थी, समान समझती थी। तीसरा जो प्रश्न है, प्रश्न तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ का, कि समान नागरिक संहिता किन
आशंकाओं के कारण नहीं बनाया गया। समान नागरिक संहिता किन आशंकाओं के कारण नहीं बनाया गया, किन शंकाओं के कारण नहीं बनाया गया। इसमें नेहरू और अंबेडकर के क्या विचार, नेहरू व अंबेडकर के विचार क्या थे इस विषय में। तो इसका उत्तर है समान नागरिक संहिता का मतलब ये है कि भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब और मतलब आदि, ईसाई और आदि, यहाँ पर धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सब धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन ये नागरिक संहिता केवल हिंदुओं के लिए क्यों बनाया गया, मतलब जो नियम है हिंदू कोड बिल खास करके, ये हिंदुओं के लिए ही क्यों बनाया गया, ये एक प्रश्न था। कई लोग इस पर सवाल कर रहे थे कि हिंदुओं के लिए ही ये कानून क्यों बनाया गया, सब धर्मों के लिए कानून क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि सब धर्म में रूढ़िवादी थे। जैसे मुसलमान में भी कुछ अपनी उनकी रूढ़िवादी कानून है, पर्दा प्रथा हो गया, 3 तलाक हुआ, जिस पर अभी 3 तलाक को लेकर वर्तमान में मोदी सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है। तो उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत का संविधान बना, तो केवल हिंदुओं को लेकर ही ये समान नागरिक संहिता बनाया गया था, कानून बनाया गया था। क्यों? तो इसका उत्तर यही है कि हिंदू धर्म में समाज सुधारक ज्यादा थे। यानी अन्य धर्मों की हम बात करें, अन्य धर्मों की तुलना करें, तो पहला इसका रीजन था हिंदू धर्म में समाज सुधारक ज्यादा थे। यानी यहाँ पर समाज सुधार करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए हिंदू धर्म में ही पहला सुधार किया गया। अन्य धर्मों की तुलना में हिंदू धर्म में समाज सुधारक ज्यादा थे। फिर यहाँ पर कई सामाजिक सुधार आंदोलन भी पहले से चले आ रहे थे। जैसे राजा राम मोहन राय के द्वारा बहुत पहले ही ये समाज सुधारक का कार्य किया गया था। जैसे बाल विवाह का विरोध करना, सती प्रथा का अंत करना, विधवा विवाह को करना, ये सब समाज सुधारक लोग पहले ही कर चुके थे। तो पहला कारण यही था कि हिंदू धर्म में समाज सुधारकों की संख्या अधिक होने के कारण ये नागरिक संहिता हिंदुओं पर ही पहले लागू किया गया। दूसरा इसका कारण था कि उसी समय भारत का बंटवारा हुआ था और भारत और पाकिस्तान 2 राज्य बना था। भारत इसको हिंदू राष्ट्र के रूप में देखा गया, हालांकि यहाँ पर सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं, और पाकिस्तान जो है मुसलमान राष्ट्र बना। अब भारत में रहने वाले जो मुसलमान थे, इनके मन में ये आशंका थी कि कहीं हम भारत में रह रहे हैं तो हमारे धर्म के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं करेंगे, नियम कानूनी बदलाव तो नहीं करेंगे। और यदि ऐसी स्थिति में मुसलमान धर्म में ये समान नागरिक संहिता हिंदुओं के समान, जैसे यहाँ पर भी कुछ नियम कानून के धर्म को लेकर के लागू कर दिया जाता, तो मुसलमान क्या हो जाते, आशंकित हो जाते, और जो उनकी आशंका थी कि हम भारत में सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये इसको बल मिलता। तो इसीलिए उस समय समान नागरिक संहिता केवल हिंदुओं पर ही लागू किया गया, अन्य धर्मों पर नहीं। हालांकि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था संविधान में, नीति रक्षक तत्व में, कि यदि जो भी सरकार आने वाले समय में बनेगी वो अपने हिसाब से सभी धर्मों में जो रूढ़िवादी विचार है उसमें बदलाव ला सकते हैं। इसी का ही परिणाम है कि वर्तमान समय में जैसे कई धर्म के जो रूढ़िवादी विचार है इनमें बदलाव किया गया, लेकिन उस समय हिंदुओं पर ही ये सुधार कानून लागू किया गया। इसके ये 2 कारण थे। इसके बाद चौथा प्रश्न है,
महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक है, इसको आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। भाषा आधारित प्रदेश गठन के क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हुए। भाषा आधारित प्रदेश गठन के क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हुए। इसको हम इस पाठ का जब मैं वीडियो डाली हूँ तो इसमें हम पढ़ चुके हैं प्रदेश का पुनर्गठन में क्या क्या हुआ था। ये उसका उत्तर वैसे आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन एक बार हम और रिवीजन करते हैं कि भाषा आधारित प्रदेश गठन के क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हुए भारत में। भारत में जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो भाषा के आधार पर प्रदेश का यहाँ पर पुनर्गठन हुआ। तो क्या भाषा के आधार पर जो प्रदेश बना, छत्तीसगढ़ भी भाषा के आधार पर बना है, उत्तराखंड बना है, बुंदेलखंड बना है, झारखंड बना है, बिहार बना है, तो ये सब भाषा आधारित राज्य थे। तो इसके क्या अच्छे परिणाम हुए या बुरे परिणाम हुए, तो यहाँ अच्छा परिणाम ही हुआ, इसी को हमको दर्शाना है। इसमें सबसे पहला अच्छा परिणाम ये हुआ कि भाषा आधारित राज्य बनने से राष्ट्रीय एकता को बल मिला। इसमें कई लोगों को ये आशंका थी कि भारत में कहीं भाषा आधारित राज्य की स्थापना की जाएगी तो क्या भारत की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन जब बाद में भाषा आधारित राज्य का पुनर्गठन होने के बाद ये पाया गया कि इससे राष्ट्रीय एकता को बल मिला है, न कि राष्ट्रीय एकता को बाधा पहुंचा है। दूसरा इसका सकारात्मक परिणाम हुआ है भाषा व संस्कृति को विकसित करने का मौका मिला है। यानी भाषा व संस्कृति यहाँ पर क्या हुई है, विकसित हुई। भाषा आधारित राज्य स्थापित होने के कारण हर भाषा को और उसकी संस्कृति को विकसित होने का मौका मिला है। जैसे आप जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य बहुत बाद में बना है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा है इस समय उसकी कोई पहचान नहीं थी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, इसकी कोई ज़्यादा विशेष पहचान नहीं थी, चूँकि हम मध्य प्रदेश में थे। जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना तो छत्तीसगढ़ी भाषा आज अपनी एक पहचान बना चुकी है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति इसकी भी अपनी एक पहचान बन चुकी है। तो यही हर भाषा के साथ हुआ। अलग राज्य बनने से सभी भाषा और संस्कृति विकसित हुई, सबकी अपनी अलग अलग पहचान बनी। फिर तीसरा है इसका प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हुई। प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हुई। सब ये सोचते थे कि भाषा आधारित राज्य का यदि गठन होगा तो क्या प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हो पाएगी, प्रशासनिक मतलब ढंग से सही ढंग से शासन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इसका उत्तर ये है कि भाषा आधारित राज्य स्थापित होने से प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हुई, क्योंकि भाषा के आधार पर भारत में छोटे छोटे राज्यों की स्थापना, जैसे छत्तीसगढ़ का भी उदाहरण ले सकते हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश तो बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, ये सब राज्य हैं। तो छोटे छोटे भारत में राज्य बनने लगे और इन राज्यों में प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि। छोटे राज्य होने के कारण प्रशासन व्यवस्था जो है ये सुव्यवस्थित होने लगा, प्रशासन करने में आसानी होने लगी। इसका उदाहरण से हम देख सकते हैं, पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था, हमको कुछ भी काम करवाना होता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जाना पड़ता था, आने जाने का खर्चा, समय का खर्चा, ये सब लगता था। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने से यहाँ की राजधानी हो गई है रायपुर। रायपुर में हम एक दिन में जाके आके अपना काम करवा सकते हैं, तो हर चीज़ की बचत हुई। और फिर प्रशासनिक यहाँ पर दक्षता पकड़ भी राज्यों की मजबूत हुई। चौथा इसका सकारात्मक परिणाम ये हुआ, क्षेत्रीय विकास जो है तेजी से हुआ। क्षेत्रीय विकास को बल मिला, हम ये कह सकते हैं क्षेत्रीय विकास तेजी से हुआ। भाषा आधारित राज्य होने के कारण राज्य छोटे छोटे बने और छोटे छोटे राज्य होने के कारण ये क्षेत्रीय विकास को बल मिला। जैसे हम छत्तीसगढ़ का ही उदाहरण ले और दूसरी जगह क्यों जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बना
तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रीय विकास है ये तेजी से हुआ। जैसे हम लोग डभरा क्षेत्र में रहते हैं, डभरा में आप देख रहे हो कि कोई प्लांट नहीं था, लेकिन अभी की स्थिति में डभरा में कई प्लांट लग चुके हैं। RK प्लांट हो गया, उष्मिंडा हो गया, आने वाले समय में और बहुत सारे लगने वाले हैं। ऐसा हर राज्य में हुआ। क्षेत्रीय विकास चाहे उद्योग धंधे के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, हर चीज़ में क्षेत्रीय विकास जो है बहुत तेजी से हुआ। तो ये भाषा आधारित प्रदेश गठन के ये 4 सकारात्मक परिणाम हुए। इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, ये 5वां प्रश्न है कि योजनाबद्ध विकास के कारण सरकार की ताकत में वृद्धि कैसे हुई। योजनाबद्ध विकास के कारण सरकार की ताकत में, सरकार मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार, इसका अर्थ है केंद्र सरकार, सरकार की ताकत में वृद्धि कैसे हुई। तो इसका उत्तर है योजनाबद्ध विकास के कारण सरकार की ताकत में लगातार, केंद्रीय सरकार की ताकत में लगातार वृद्धि दिखाई देती है। इसमें केंद्रीय सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी और ये पंचवर्षीय योजना के माध्यम से भारत में लगातार विकास किया। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना ये 1951 में शुरू हुआ था। 51 से 5 साल और जोड़ लीजिए, 51 से 56 तक इन पंचवर्षीय योजना, फिर जैसे 5 साल और फिर पंचवर्षीय योजना बनता है। तो इन पंचवर्षीय योजना में केंद्रीय सरकार की ताकत में वृद्धि हुई, क्योंकि पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सरकार ने सारी देश में जो योजना चलेगी उस योजना को केंद्र सरकार अपने हाथ में ले लिया और जितने भी अन्य जो राज्य हैं, जैसे भारत में एक केंद्र सरकार है, आपको इस सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। केंद्र सरकार जो भारत कहलाता है, हिंदुस्तान कहलाता है, और राज्य सरकार जैसे राज्य में छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सब हमारे राज्य हैं। तो केंद्र सरकार के पास ताकत ज़्यादा था, किसके माध्यम से? पंचवर्षीय योजना के माध्यम से, क्योंकि पंचवर्षीय योजना चलाने का काम कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। और जो ये राज्य हैं ये केंद्र सरकार पर निर्भर है। केंद्र सरकार के द्वारा ही राज्यों को धनराशि दी जाती है इस योजना को चलाने के लिए। तो इसमें ताकतवर कौन हुआ? केंद्र सरकार। ये पूरी तरह से राज्य सरकार पर आश्रित है। तो पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार की ताकत में वृद्धि हुई है और इसमें इसी को लेकर के कई राज्यों ने केंद्र सरकार के ऊपर यह आरोप भी लगाया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की लगातार उपेक्षा भी कर रही है। इसके अलावा एक और कारण है केंद्र सरकार में वृद्धि का, वो कारण है कि जैसे केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में यहाँ पर एक ही पार्टी की सरकार है। जैसे केंद्र सरकार में पहले किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी बहुत दिनों तक, और राज्यों में भी प्रायः अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। तो जब राज्य और केंद्र में एक ही दल की सरकार रहेगी तो स्वाभाविक है केंद्र सरकार की ताकत बढ़ेगी। इसीलिए वर्तमान स्थिति में भी आप देख रहे हैं कि जो भी पार्टी केंद्र सरकार में रहती है उसका पूरा ध्यान रहता है कि राज्य सरकार में भी उनकी सरकार बने, क्योंकि केंद्र और राज्य में एक ही सरकार रहेगी। तो केंद्र की योजना को कोई भी राज्य सरकार क्या नहीं करेगा? विरोध नहीं करेगा, क्योंकि ये एक ही पार्टी के हैं। यदि इसी को मान लीजिए केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, तो यहाँ पर भाजपा की सरकार कांग्रेस की नीति का विरोध करेगी। इससे केंद्र की ताकत क्या है? घटेगी। और यहाँ पर एक सरकार होने से
केंद्र सरकार की ताकत में वृद्धि होती है। तो ये दो कारण हैं जिसके कारण योजनाबद्ध विकास के कारण केंद्र सरकार की ताकत में लगातार वृद्धि हम देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 6वां है, प्रश्न 6वां में कि प्रथम जो तो पंचवर्षीय योजनाएं बनी, इसमें भारत शासन की आर्थिक नीति और उद्देश्य क्या क्या थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, दोनों को हम देखते हैं। प्रथम 2 पंचवर्षीय योजना, ये है प्रश्न। प्रथम 2 पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार की आर्थिक नीति क्या थी। सरकार की आर्थिक नीति क्या थी या इसका उद्देश्य क्या था, ये प्रश्न है। आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था। भारत में 1951 में पंचवर्षीय योजना चलाई गई, इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चली थी ये है 1951 से 1956 तक। तो इस पंचवर्षीय योजना में सरकार की आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था। तो इस पंचवर्षीय योजना में सरकार ने, या तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत जनरल नॉलेज के लिए है, कृषि पर बल दिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में आप इसको अच्छे से याद करेंगे, कृषि पर भारत ने बल दिया था। कृषि पर कैसे बल दिया, तो भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि के मामले में अभी भी पिछड़ा हुआ था। तो कृषि के क्षेत्र में भारत को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, इस पर ध्यान योजना बनाई गई प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अब इसके लिए, कृषि के लिए जो जरूरी चीज होती है वो है पानी। तो इसके लिए विशाल बांध का निर्माण किया गया। बांध से आते हैं नहर, नहरों का जाल बिछाया गया। पानी जब होता है तो कृषि कार्य जो है अच्छे से होता है। तो इसके लिए सबसे पहला काम सरकार के द्वारा किया गया, विशाल बांध देश में बनाया गया और बांध से छोटी छोटी नहरों का विकास किया गया। फिर इसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर बल दिया गया। सामुदायिक विकास मतलब सबका विकास। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि बीज के नई नई तकनीक, नई नई खोज की गई। कृषि पर जो कृषि कार्य में जो नए नए औजार है, नए नए तकनीक का उपयोग होता है, ये सब पर बल दिया गया। तो पहला कार्य कृषि पर ध्यान दिया गया। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, अब कृषि कार्य में क्या है, भारत आगे बढ़ गया था 5 वर्ष में। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिस बात को बल दिया गया वो है उद्योग धंधों के विकास पर। कृषि में हो गया था, अब भारत को चाहिए था उद्योग धंधे। तो उद्योग धंधे, कई उद्योग धंधे यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग धंधे भी स्थापित किए गए। बड़े बड़े कृषि आधारित फैक्ट्री लगाए गए। जैसे कृषि मतलब गन्ना, गन्ना की खेती भी कृषि होता है, तो उसमें शक्कर मिल की स्थापना की गई। फिर दूसरा जो है उद्योग धंधे स्थापित किया गया, ये है भारी उद्योग धंधे। भारी उद्योग धंधे मतलब लौह इस्पात कारखाना को विशेष बल दिया गया। फिर मशीन उत्पादन, अधिक से अधिक मशीन जो है भारत में ही बनी। कृषि कार्य के लिए मशीन की जरूरत पड़ती है, तो अधिक से अधिक मशीन, जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है। हार्वेस्टर तो अभी अभी आया है, उस समय नहीं था। ट्रैक्टर हो गया, जो भी मतलब काम आएगा कृषि कार्य में, ये सब मशीन का उत्पादन जो है भारत में ही हो। ट्रक है, सभी मशीन के अंतर्गत ही आते हैं। इसी क्रम में बिजली आधारित जो है भारी उद्योग धंधे, बिजली आधारित उद्योग धंधे मतलब पावर प्लांट भारत में स्थापित किया गया। इसी क्रम में रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया। अब रेलवे पूरा लोहा पर ही आधारित है। जितना भी उद्योग धंधे होते हैं, लोहा जो है किसी देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका
निभाता है। लौह इस्पात उद्योग, तो ये सब भारत में भी उद्योग धंधे को बढ़ावा दिया गया। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में है। फिर उसके बाद ये तो बड़े बड़े उद्योग हैं, इसके साथ ही साथ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मंझले उद्योग, मंझले मतलब बीच वाले और छोटे उद्योगों पर भी बल दिया गया। छोटे उद्योग मतलब लघु उद्योगों पर भी बल दिया गया। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में आप याद रखेंगे कृषि पर, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधों पर बल दिया गया, जिसमें भारी उद्योग धंधे बिजली है, रेलवे है, परिवहन है, और मंझले उद्योग, छोटे उद्योग सभी को प्राथमिकता दिया गया कि भारत औद्योगिकरण के क्षेत्र में विश्व में तेजी से आगे बढ़े। और इसी नीति का ही परिणाम है कि आज आप देख रहे हो कि भारत बहुत तेजी से उद्योग धंधे के मामले में भी तरक्की कर रहा है। तो ये सफल हुआ है हमारी सरकार के द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना से। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 7वां। पंजाब आंदोलन और असम आंदोलन में क्या अंतर था? क्या समानता व असमानता? पंजाब आंदोलन व असम आंदोलन में समानता एवं असमानताएं लिखिए। इसका उत्तर है पंजाब आंदोलन और असम आंदोलन में समानता कौन कौन सी है? पंजाब आंदोलन और असम आंदोलन में पहली समानता है कि असम और पंजाब दोनों ही आंदोलन राजनीतिक स्वायत्तता चाहते थे। यानी ये पहला इसमें समानता है, राज्यों की स्वतंत्रता कह सकते हैं, राजनीतिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता, राज्यों को राजनैतिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता। इसमें असम में भी और पंजाब में भी यहाँ के लोग भी चाहते थे कि राज्यों को अधिक से अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और संविधान में जो संशोधन होता है उस पर राज्यों को भी अधिकार मिलना चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी तो इसमें संविधान में संशोधन होता है तो राज्यों को भी अधिक से अधिक अधिकार मिलना चाहिए। ये इनका पहला समानता है। दूसरा है, दोनों राज्यों के आंदोलनकारी की प्रमुख मांग ये थी कि राज्यों के संसाधनों का उपयोग अधिक से अधिक लाभ राज्य के लोगों को ही मिले। यानी पंजाब और असम में जो भी संसाधन हैं तो इन संसाधनों का अधिक से अधिक लाभ किसको मिलना चाहिए? इन्हीं राज्यों को मिले। अधिक से अधिक लाभ मतलब पंजाब और असम को मिले। ये इनकी दो मांग थी, ये सरकार के द्वारा। ये दोनों मांग समान थी। पंजाब आंदोलन और असम आंदोलन में पहली मांग ये थी कि राज्यों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिले, राजनीतिक स्वतंत्रता और संविधान में संशोधन करने का अधिकार इनको मिले। दूसरी मांग इनकी ये थी कि संसाधन जो इनके राज्य में था इसका अधिक से अधिक लाभ जो है इन्हीं राज्यों को मिले, बाहर के लोग आकर के इनके संसाधनों का लाभ ना उठाए। ये इनमें समानता थी। अब हम देखते हैं इनमें असमानता कौन सी थी। तो असमानता में पहली असमानता है पंजाब का आंदोलन राजनीतिक के साथ साथ एक धार्मिक आंदोलन था। पंजाब का आंदोलन राजनीतिक के साथ साथ एक धार्मिक था। सिख लोग ने अपने धर्म के बचाव के लिए भी आंदोलन किया था। दूसरी असमानता ये है कि पंजाब में जो आंदोलन हुआ था
वह है भाखड़ा बांध। इसके पानी का उपयोग, भाखड़ा बांध जो पंजाब में है, इसके पानी का उपयोग पंजाब के लोगों को मिलना चाहिए, अधिक से अधिक मिलना चाहिए, ये इनकी मांग थी। और दूसरी मांग इसी में ये थी कि सेना में सिखों की भर्ती होनी चाहिए, सेना में सिखों की भर्ती अधिक संख्या में होनी चाहिए। ये दूसरी मांग ये थी, भाखड़ा बांध का पानी का अधिक से अधिक उपयोग पंजाब के लोग ही करें और सेना में सिखों की भर्ती जो है अधिक से अधिक संख्या में हो। तीसरा जो है असम में जो चाय बागान, इसको हम पढ़ चुके हैं। असम में जो चाय बागान थे, इस पर नियंत्रण, असम का जो चाय बागान है इस पर नियंत्रण दूसरे राज्यों का था, पश्चिम बंगाल के लोगों था। इस पर नियंत्रण किसका था? दूसरे राज्य के लोगों को था, दूसरे राज्य के लोग कर रहे थे, तो इससे ये लोग नाराज थे। असम का जो चाय बागान है उस पर नियंत्रण दूसरे राज्य के लोग कर रहे थे, इससे लोग नाराज थे। जबकि पंजाब में उनके जो संसाधन पर नियंत्रण पंजाब के लोगों का ही था। तो असम में नियंत्रण दूसरे राज्य का था और पंजाब में नियंत्रण उन्हीं का ही था, लेकिन लाभ जो है दूसरे राज्य के लोग आकर के ले रहे थे। ये तीसरी असमानता है। और चौथा है, अंतिम है, कि जो पंजाब में आंदोलन किया गया, पंजाब में जो आंदोलन किया गया था, तो इसके लिए सैनिक कार्यवाही की गई। पंजाब में आंदोलन किया गया था, उसको दबाने के लिए सैनिक कार्यवाही किया गया था। जबकि असम में जो आंदोलन हुआ था इसमें कोई सैनिक कार्यवाही नहीं हुआ था, कोई सैनिक कार्यवाही नहीं हुआ था। ये असम के आंदोलन, तो ये असमानताएं थी पंजाब और असम के आंदोलन में। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और बाकी जो प्रश्न उत्तर है उसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, इसमें और इसका बचा हुआ जो प्रश्न है इसका उत्तर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।